हाय। आज हम पढ़ेंगे उपधातु। अब उपधातु क्या होती है? जो धातु के समान हो अथवा उसके स्वरूप जैसी हो उसे उपधातु कहते हैं। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? उपधातु की उत्पत्ति जो होती है वो धातुओं से ही होती है। धातु हमने देखा हुआ है कि हमारी धातुएं जो होती हैं वो 7 होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब किस धातु से किस उपधातु की उत्पत्ति होती है वो हम देखते हैं। रस से जो है स्तन्य और आर्तव की उत्पत्ति होती है, रक्त से सिरा की उत्पत्ति होती है, मांस से त्वचा की उत्पत्ति होती है, मेद धातु से सिरा और स्नायु उपधातु की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु से किसी भी उपधातु की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद जो है उपधातुएं भी हमारे शरीर को धारण करती हैं। फिर हमारे दिमाग में एक बात आएगी जो हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है कि धातु जो होती है वो भी हमारे शरीर को धारण करती है और पोषण करती है। दोष जो होते हैं वो भी हमारे शरीर को धारण करते हैं और उपधातु जो है वो भी हमारे शरीर को धारण करती है। तो दोष और धातु का कॉन्सेप्ट तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया था कि ये दोनों को एक क्यों नहीं कह सकते हैं। अब जो दोष और ये आपके धातु उपधातु हैं, तो इसमें देखेंगे कि धातु और उपधातु जो है ये धारण तो कर रहे हैं, मतलब दोनों, लेकिन उपधातु जो है ये पोषण नहीं करती है। पर इसके अलावा इसका एक और भी है कि जो उपधातु होती है वो धातु के स्वरूप होती है, मतलब उसके समान होती है। इसलिए हम जो है कि दोष और उपधातु को भी एक नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों धारण कर रहे हैं। तो हमारे माइंड में ये बात आ सकती है कि हम बोले कि नहीं, दोनों धारण कर रहे हैं तो दोनों को एक क्यों नहीं बोल रहे। तो दोष जो होता है धातु के स्वरूप में भी समान नहीं होता है, लेकिन जो उपधातु होती है वो समान होती है। तो इस तरह से उपधातु दोष से अलग है, दोनों का कार्य धारण का है, लेकिन फिर इसके बाद आता है कि उपधातु का पोषण कैसे हो रहा है। तो आहार पाक से उत्पन्न आहार रस से क्रमशः रक्त आदि धातुओं का निर्माण एवं पोषण होता है। मतलब कि आहार पाक जो हमने खाया उसका जब पाक होगा तो उससे जो आहार रस बना है उस पे अपनी अग्नि का जो कार्य होगा, उसके बाद आगे चल के रस रक्त आदि धातुओं का निर्माण होता है। ये आगे हम धातु पाक निर्माण क्रिया है चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। अभी बस एक थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे हमने आहार लिया तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक सार भाग और एक किट्ट भाग। सार भाग से हमारे धातु और उपधातु बनते हैं, किट्ट से जो है वो मल मूत्र पुरुष इसका निर्माण होता है। ठीक है। अब जो हमने बोला कि सार भाग से मतलब हो रहा है आहार जो बना हुआ है, आहार रस से ये 3 पार्ट बनते हैं: स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और मल। स्थूल भाग से आपकी धातु उपधातु ये सब बन रहे हैं। फिर सूक्ष्म भाग जो है ये आपका जो है सूक्ष्म भाग से उपधातु का पोषण होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि धातु और उपधातु में समानता और विषमता क्या होती है, मतलब कि धातु और उपधातु में क्या चीज सिमिलर है और क्या चीज डिफरेंट है। तो हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था सर्व द्रव्यम पंचभौतिकम। तो ये सिमिलैरिटी तो सब में आनी है कि सभी द्रव्य जो होते हैं वो पंचभौतिक होते हैं। तो धातु भी पंचभौतिक है और उपधातु भी जो है वो पंचभौतिक है। इसके अलावा धातु जो है हमारे शरीर का धारण एवं पोषण दोनों कर रहा है। उपधातु जो है वो सिर्फ धारण करती है, पोषण नहीं करती है। धातुओं की अपनी अपनी स्वतंत्र अग्नि होती है, मतलब कि जो हमारी 7 धातुएं हैं उन 7 धातुओं की अपनी अपनी अग्नि होती है, पर उपधातु में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा एक धातु दूसरे धातु को प्रभावित करती है, मतलब कि अगर जैसे रस धातु का क्षय हो रहा है तो आगे बनने वाली सभी धातुओं का क्षय होगा। इसके अलावा अगर उसकी वृद्धि हो रही है तो आगे सभी धातुओं की वृद्धि होगी। तो मतलब उनमें जो भी डिफरेंट होगा, मतलब कि वो क्षय वृद्धि या जो भी हो रहा है वो आगे सभी धातुओं के साथ होगा। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उपधातु के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि स्तन्य आर्तव वो बिल्कुल अलग है, सिरा, तो उनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद जो धातुएं होती हैं वो दूषित होती हैं, लेकिन उपधातु में कोई उपधातु भी जो होते हैं वो भी दूषित होते हैं। ये सिमिलैरिटी है उपधातु और धातु में। इसके बाद बात आती है मल की। तो मल जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इस पे शॉर्ट नोट्स करके आता है 5 मार्क्स में। या फिर ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये श्लोका है मलिनीकरणान मला, अर्थात जो शरीर को मलिन करे वह मल है। कभी कभी इसको देके भी बोल देता है कि इसको डिटेल करिए, तो फिर यही देखते हैं कि मलिनीकरणान मला मतलब कि जो शरीर को मलिन करे, मतलब कि गंदा करे, उसे हम मल कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि जैसे हमारा आहार पाक हुआ,
फिर आहार पाक के बाद हमने देखा था पीछे कि सार भाग बन रहा था, किट्ट भाग बन रहा था। तो जो किट्ट भाग है वो पक्वाश है। फिर पक्वाशा में जो हमारी वात होती है उसकी सहायता से हमने आगे हम देखेंगे कि वात के 5 टाइप हैं, वो अलग अलग क्या काम कर रहे हैं। तो वो फिर उसके बाद वो गुदा मार्ग तक लेके जाते हैं। वहां पे फिर जो हमने अभी देखा था कि मूत्र पुरीश ये सब बन रहा था, तो वो गुद मार्ग और मूत्र मार्ग से जो है बाहर निकलता है। ये हो गया। फिर इसके भेद, मल के भेद क्या है? तो मल के 3 भेद हैं, मूत्र पुरीश स्वेद। अब यहाँ पे एक जो है श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमने दोष देख लिया क्या होते हैं, धातु देख ली क्या होते हैं, और मल। तो उसके बाद है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। हमने देख लिया कि दोष किस तरह से हमारे शरीर पर कार्य कर रहे हैं, धातु किस तरह से कार्य कर रहा है, मल का क्या कार्य है। तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि इनको शरीर का मूल क्यों कहा जा रहा है। तो दोष धातु मल जो होते हैं वो हमारे शरीर के मूल होते हैं। फिर अभी हमने जैसे देखा धातु और उपधातु का संबंध, वैसे ही धातु और मल के भी संबंध है कि कौन सी धातु से क्या मल की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारी धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस धातु से कफ की उत्पत्ति हो रही है, रक्त धातु से पित्त की उत्पत्ति हो रही है, मांस धातु से जो है नासा के मल, और खमल, खमल के हमारे कान के जो मल होंगे उनको कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ख मीन्स होता है, पहले हम देख लेते हैं खमल का थोड़ा सा, कि ख मल मतलब कि ख मीन्स होता है खाली स्थान, मल मतलब खाली स्थान के जो भी मल है वो खमल में है। फिर आता है मेद धातु से स्वेद की उत्पत्ति होती है, अस्थि धातु से रोम, नख, केश की उत्पत्ति होती है, केश मतलब बाल। मज्जा धातु से जो है वो अक्षिमल मतलब कि आंख के जो मल है उसकी उत्पत्ति होती है। शुक्र धातु से किसी भी मल की उत्पत्ति नहीं होती है। थैंक यू।